हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया। चलो खैर, तो एक बार फिर कैश बुक का आज एक शानदार जानदार बेहतरीन सा क्वेश्चन करेंगे। सबसे मुश्किल क्वेश्चन, सबसे एक ऐसा बेहतरीन सा क्वेश्चन जिस क्वेश्चन को अगर आपने करना सीख लिया तो मान के चलिए आपके सारे व्यवहार न्यारे हो गए, आपने सब कर लिया जी, सब हो गया। कैश बुक का कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा देन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ज़्यादातर आधे से ज़्यादा बच्चे तो इतनी बातें सुनते ही भाग जाएंगे, तो अगर बैठे हो तो मान के चलो आप बहुत बेहतरीन बच्चे हो, बहुत अच्छे बाबू हो मेरे प्यारे प्यारे से। तो आओ जरा आज की क्लास के अंदर कैश बुक के कुछ एक ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है मेरे बाबू, और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लेवल की एंट्रीज आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। कैश बुक में जितने भी अभी तक के कंसेप्ट थे वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। और यहां ध्यान रखिएगा, अगर कैश बुक आज से पहले किसी ने नहीं पढ़ी है तो पहले बेसिक कैश बुक जरूर पढ़ के आ जाएं। डबल कॉलम कैश बुक आई बटन पे क्लिक करके वो डबल कॉलम कैश बुक का बेसिक वर्जन जरूर देख के आएं, तभी आज की क्लास समझ में आएगी, अदरवाइज समझने में थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। तो जरा आराम से, क्योंकि है बेहतरीन सा शानदार सा क्वेश्चन, तो सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट की ही बात करेंगे कि कैश बुक होती क्या है जी। एक सब्सिडरी बुक होती है जिसमें डेबिट साइड में सभी पैसे का आना और क्रेडिट साइड में सभी पैसे का जाना हम रिकॉर्ड करके चलते हैं, जहां हम सिर्फ और सिर्फ कैश की नहीं बल्कि कैश एज वेल एज बैंक की दोनों की ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जब जब कैश या बैंक में पैसा आता है तो डेबिट साइड में आएगा, और जब जब कैश या बैंक से पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। लेकिन अब इन्हीं चीजों के चलते क्या चीजों में कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है? तो जवाब है हाँ, कि कभी कभी ट्रांजैक्शन में कुछ नॉन कैश एस्पेक्ट, जैसे कि डिस्काउंट की बातें, कई बार उधार की ट्रांजैक्शन, कई बार भेड डेट जैसी बातें, तो वो भी तो हमारी आ जाती हैं। तो इस तरह की उधार की ट्रांजैक्शन या नॉन कैश पोर्शन ऑफ ट्रांजैक्शन को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करके चलेंगे। तो चलिए खैर इसी के साथ में जरा करते हैं शुरुआत। तो बताओ जी बताओ, हिम्मत है इतने भारी भरकम शानदार बेहतरीन क्वेश्चन करने की? तो हाँ, हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी। तो जोर से बोलो जय हनुमान और प्रेम से बोलो राधे राधे। तो चलिए खैर करते हैं जी क्वेश्चन की शुरुआत। आओ जरा देखें। तो क्वेश्चन के अंदर कुछ नई बातें रहेंगी, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स रहेंगे जिनको मैं अलग से हाईलाइट करता चला जाऊंगा। जैसे कि शुरुआत में कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट विच इज अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ अ बैंक, तो वो आपको दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं, फॉर्मेट आपके लिए पहले से बना के तैयार किया हुआ है मैंने। हम लोग क्या जानते हैं कि जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस होता है उसे दिखाते हैं हम टू बैलेंस बीडी के तौर पर मेरे बाबू। तो यहां जैसे कि मेरा कैश का बैलेंस दिया हुआ है 15,000, तो ठीक है जी, इसे तो 2022 जून 1 के नाम सर दिखा देंगे हम लोग। कितना है 15,000, तो 15,000। लेकिन जो बैंक का बैलेंस है, बिकॉज वो आपका एक बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है, तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट रहेंगे, तो उन की पॉइंट को मैं अलग से यहां पर लिखने वाला हूं। तो जो सबसे पहला की पॉइंट है वो है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट का, कि जब कहीं भी आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया हुआ हो क्वेश्चन के अंदर, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया हुआ हो क्वेश्चन के अंदर, तो उस सिचुएशन में आप उसको कैश बुक की क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट करते हैं बाय बैलेंस बीडी के तौर पर। तो जो आमतौर पर कैश का बैलेंस होता है वो तो डेबिट साइड में ही आता है बैलेंस बीडी के तौर पर, लेकिन जो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो उसको शुरुआत में डेबिट साइड में नहीं बल्कि मेरे बाबू क्रेडिट साइड में दिखाया करते हैं। तो अकॉर्डिंगली यहां पर ये जो शुरुआत में बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है ये आपका क्रेडिट साइड में आएगा इस तरीके से, बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस दिया हुआ है मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट का? 5,000, तो ये 5,000 आ जाएगा मेरे बैंक के कॉलम में। ऐसे करके बातें होगी आगे। हमने कितने का एक 6720 का सामान खरीदा है, परचेज गुड्स 6720, और हमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिला है। हम जानते हैं ये बात, नहीं जानते तो जान लें। क्या जानना है हमें? कि डिस्काउंट जो कि होता है वो एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है, और नॉन कैश ट्रांजैक्शन को हमेशा जर्नल में रिकॉर्ड करके चलते हैं मेरे बाबू। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात कि जब कहीं भी डिस्काउंट की बातें होंगी, अब दो तरह की डिस्काउंट की बातें हो सकती हैं, या तो डिस्काउंट रिसीव्ड की और या डिस्काउंट गिवन की। अगर आपने किसी को डिस्काउंट दिया है तो जर्नल में आप एंट्री करते हैं डिस्काउंट गिवन अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम, डिस्काउंट गिवन अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम। और अगर डिस्काउंट आपको मिला है तो ऑब्वियसली वो आपका फायदा है, तो डिस्काउंट जो मिला है आपको उसको क्रेडिट करोगे आप, और पार्टी नेम आपका डेबिट हो जाएगा। तो यहां कुछ एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिख रहे हैं हम।
जो आपके सभी क्वेश्चन में काम आएंगे। तो जब कहीं भी अगर किसी क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट की बातें होंगी तो या तो आप डिस्काउंट दे रहे हो या आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये जो भी हिस्सा है ये आपको जर्नल में रिकॉर्ड करके चलना है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर आपने 6720 का सामान खरीदा है, उसमें से 220 का डिस्काउंट मिला है। अब 220 का डिस्काउंट मिला है तो आपने पे कितना किया होगा, 6720 में से 220 माइनस कर दो, 6720 में से 220 माइनस कर दो, तो आपने पे किया होगा सिर्फ 6500। आपने पे किया होगा सिर्फ 6500, तो कैश बुक में आएगा सिर्फ 6500। जो डिस्काउंट का पोर्शन होगा वो तो जर्नल नाम के डॉक्यूमेंट में आपको रिकॉर्ड करके चलना है। तो बस इसी के साथ में जून टू यहां पर आप बाय परचेजेस और कैश के कॉलम में सिर्फ 6500 ही लेने का हक रखते हैं, ध्यान रखना मेरे बच्चा। ठीक है जी, तो ऐसे करके बातें हो गई हमारी। और जो 220 का डिस्काउंट है उसे जर्नल के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके चलेंगे हम जून 2, और डिस्काउंट रिसीव्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा भाई, डेबिट आम सर्कमस्टेंस में पार्टी नेम होता है, बट यहां पर तो आप पार्टी नेम तो दिया नहीं हुआ, तो डन आप परचेजेस को डेबिट करेंगे। ठीक है जी, पार्टी नेम नहीं दिया हुआ तो परचेजेस को डेबिट करके चलेंगे। तो ऐसे करके बातें हैं मेरी। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 220 रुपए के साथ में ये जर्नल एंट्री हो जाएगी हमारी। हो गई बात हमारी। ठीक है जी, तो ये भी एंट्री हो गई। रिसीव्ड क्या कर रहे हो, बताओ क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हैं सर जी। और रिसीव करते हैं तो क्या होता है, रिसीव करते हैं तो कैश बुक की डेबिट साइड में आता है, तो डाल दो डेबिट साइड में एंट्री, कहां कितनी, तो पोस्ट डेटेड चेक है। अब देखो पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, फ्यूचर डेटेड चेक, कि आपको कोई फ्यूचर की डेट का चेक मिल गया। अगर आपको कोई फ्यूचर की डेट का चेक मिल जाता है तो ऐसे में आप उसे डिस्काउंटिंग करा सकते हो। डिस्काउंटिंग का मतलब देखो, आप उसे नॉर्मली जमा तो नहीं करा सकते बैंक में, उसे जमा नहीं कराया जा सकता, वो क्लियर ही नहीं होगा फ्यूचर की डेट का चेक। मगर आप उसे डिस्काउंट जरूर करा सकते हो कि आप उस चेक को पकड़ा दो बैंक को और बोल दो कि आप फिलहाल अभी नॉर्मली वैसे ही पैसा दे दो, ये चेक क्या है, ये एक तरह की गारंटी है कि जल्दी मुझे पैसा मिल जाएगा। ये चेक कितने का है, 20,000 रुपए का, तो ये गारंटी है कि जल्दी मुझे 20,000 रुपए मिल जाएंगे। तो आप एक काम करो, डिस्काउंटिंग के प्रोसेस के अंदर हम ये 20,000 का चेक बैंक को पकड़ा देते हैं और बोल देते हैं थोड़ा पैसा काट के हमें अभी के अभी दे दो, हमें अभी के अभी फंड्स की नीड है, और बाद में जब ये फ्यूचर की डेट आएगी तो तब ये 20,000 रुपए आप रख लेना। तो डिस्काउंटिंग के प्रोसेस के अंदर थोड़े बहुत चार्जेस काट लेते हैं बैंक वाले। मुद्दे की बात क्या है कि थोड़े बहुत चार्जेस काट लेते हैं। यानी देखो, चेक मिला है तो पैसा भी आएगा, चेक मिला है तो पैसा भी आएगा। कितना पैसा आएगा, 20,000 में से 750 के चार्जेस काट लिए जाएंगे, हमें मिलेगा सिर्फ 19,250। 20,000 में से 750 के डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिए जाएंगे, और हमें मिलेगा सिर्फ 19,250। तो डन। इसी के साथ में हम रिकॉर्ड भी करेंगे सिर्फ कितना मेरे बच्चा, सिर्फ 19,250। किससे मिला है ये चेक मुझे, राज से मिला है ये चेक मुझे, तो राज के नाम से यहां डेबिट साइड में एंट्री आएगी। जून 5 की ये एंट्री है, तो जून 5 टू राज, और कितना आ जाएगा मेरा बैंक के कॉलम में, दिखाऊंगा ऑब्वियसली 19,250। और ये जो 750 के डिस्काउंटिंग चार्जेस कट गए, ये तो मेरा नॉन कैश पोर्शन है जो कि मुझे अपनी जरूर निश्चित तौर पर दिखाना पड़ेगा अपनी जर्नल के अंदर मेरे बच्चा। तो जून 5 डिस्काउंटिंग चार्जेस एक एक्सपेंस होता है, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू राज। और कितने के चार्जेस थे ये, 750 रुपए के चार्जेस, तो 750 के चार्जेस यहां आ गए। जितना पैसा नहीं आया वो जर्नल में, और जितना पैसा आ गया वो कैश बुक में हमने दिखा दिया है। इसी के साथ बात हमारी खत्म हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। चलिए खैर, तो आगे बात फिर से चेक मिलने की बात आई है। चेक मिलने की पावन बेला आई है। किससे मिला है ये चेक, दीपक से मिला है ये चेक। किससे मिला है, दीपक से मिला है, और इसे ऑन द स्पॉट बैंक नहीं कराया। ऑन द स्पॉट बैंक नहीं कराया मतलब ऑन द स्पॉट जमा नहीं कराया। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम ये, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 12 तारीख को चेक मिला है, 16 तारीख को जमा कराया है, और 20 तारीख को वो चेक कैंसिल हो गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम तीनों ही बातें कर लेंगे। अगर सपोज करो कोई चेक हमें मिले, अब जैसे रात से हमें चेक मिला था, बट वो तो ऑन द स्पॉट हमने जमा करा दिया। रात से हमें चेक मिला था, वो तो ऑन द स्पॉट हमने जमा करा दिया, तो उस सिचुएशन में तो हम नॉर्मली टू राज करके हमने एंट्री लिख दी। लेकिन अगर ये 3 घटनाएं अलग अलग वक्त पे हों, चेक का मिलना, चेक का बैंक में जमा कराना,
वो चेक का बाद में कैंसिल हो जाना। हालांकि चेक क्या हमेशा कैंसिल हो जाता है? तो ऑब्वियसली नहीं, हमेशा तो नहीं होता कैंसिल। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या करते हैं, सपोज करो 12 तारीख को आपको चेक मिला और 16 तारीख को आपने जमा कराया और अगर 20 तारीख को कैंसिल हो गया, तो एक बार जरा ये जो मेन की पॉइंट हम लिख रहे थे यहां जरा अच्छे से सजा के लिख लेते हैं कि चेक के बारे में क्या लिखना है हमें चेक के बारे में, कि सपोज करो आपको किसी एक मोमेंट पे चेक मिलता है। कब मिलता है? सपोज करो जून 12 को आपको चेक मिलता है, 12 तारीख को आपको चेक मिलता है। तो जिस दौरान चेक मिलता है उस दौरान आप कैश बुक में एंट्री नहीं दिखाते मेरे बाबू, आप सिर्फ जर्नल में एंट्री लिखते हैं। बताओ किस नाम से लिखते हैं? आप लिखते हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम। तो जब आपको चेक मिलता है तो आप चेक इन हैंड के नाम से एंट्री लिखते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम। और आगे चलकर यही चेक जब आप डिपॉजिट कराते हैं, यही चेक जब आप डिपॉजिट करा देते हैं, तो एट द टाइम ऑफ डिपॉजिटिंग, जब आप चेक को जमा करा रहे हो, सपोज करो आप चेक को जमा करा रहे हो कब? जून 16 को, 16 तारीख को, तो आप तुरंत कैश बुक के अंदर एंट्री करते हैं। और ऑब्वियसली किस तरफ एंट्री करते हैं? तो डेबिट साइड में एंट्री करते हैं। किस नाम से एंट्री करते हैं? टू चेक इन हैंड नाम से एंट्री करते हैं मेरे बच्चा। चेक इन हैंड नाम से एंट्री कर देंगे डेबिट साइड में जैसे ही आप चेक को जमा कराते हो। और अगर वो चेक आगे चलकर डिसऑनर हो जाए, अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिसऑनर हो जाए तो उसके जस्ट रिवर्स आपको एंट्री पास करनी पड़ती है बाय पार्टी नेम से, बाय पार्टी नेम से। तो ऐसे से कंक्लूजन है कि अगर फिर 20 तारीख को चेक डिसऑनर हो गया तो क्रेडिट साइड में एंट्री आ जाएगी। तो अगर 12 तारीख को चेक मिला और सिर्फ मिला तो आपको जर्नल में एंट्री करनी होती है। अगर बाद में 16 तारीख को आपने चेक को जमा कराया तो कैश बुक में एंट्री होती है। देन 20 तारीख को चेक कैंसिल हो गया तो अगेन कैश बुक में एंट्री होती है। जब जमा कराया तब डेबिट साइड में, जब डिसऑनर हुआ तो क्रेडिट साइड में। ऐसे करके बातें हैं मेरे बाबू। तो ठीक है जी, ओके। इस हिसाब से इस क्वेश्चन के अंदर अगर सपोज करो हम चलें यहां, तो बताओ क्या होगा मेरे बाबू? है क्या होगा भाई? 12 तारीख को चेक मिला, किससे मिला? दीपक से मिला। और ऑब्वियसली डिस्काउंट भी दिया है हमने उस दौरान, तो डिस्काउंट भी दिया है। तो 12 तारीख को चेक मिला तो यहां होगी मेरी एंट्री 12 तारीख को। किस नाम से? चेक इन हैंड नाम से, कि चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। और डिस्काउंट भी दिया है उस दौरान हमने उसे, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट होगा। किससे हमें चेक मिला है? दीपक से हमें चेक मिला है, तो दीपक अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने का चेक मिला है? तो लिखा हुआ है रिसीव्ड ए चेक 5000। और डिस्काउंट कितना दिया है? 200 रुपए का। तो डन जी डन। चेक कितने का मिला है? चेक मिला है 5000 का, तो चेक वाले अकाउंट में आएंगे 5000। डिस्काउंट कितना दिया है? 200 रुपए। तो ऑब्वियसली दीपक अकाउंट में कितना दिखाओगे आप? 5200 रुपए। ऐसे करके बातें हो गई हमारे बच्चा। तो 12 तारीख की हमने एंट्री कर दी। इसी के अलावा बाद में 16 तारीख को हमने वही चेक जमा कराया। हमने अभी पढ़ा था कि जैसे ही चेक को जमा कराते हैं, तो यहां मेरी एंट्री आती है चेक इन हैंड नाम से। हमने पढ़ लिया था कि जैसे ही चेक को जमा कराते हैं तो यहाँ आती है। और ऑब्वियसली चेक कितनी अमाउंट का था? चेक हमारा 5000 रुपये का था। तो यहाँ पर भी मेरे बैंक के कॉलम में कितना आएगा मेरे बाबू? 5000 ही आएगा। और बाद में चल के यही चेक 20 तारीख को डिसऑनर हो गया, तो जैसे ही डिसऑनर की बातें आती है तो क्रेडिट साइड में एंट्री आती है। तो जून 20 में क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी, लेकिन बाय किस नाम से आएगी? किससे ये चेक मिला था? दीपक का ये कागज का टुकड़ा, ये चेक जो किसी काम का ना रहा, तो यही मेरा कैंसिल हो गया। तो यही मेरी एंट्री आ गई। तो इन 3 एंट्रीज की मदद से अच्छे से आप समझ लें कि अगर किसी एक डेट पे चेक मिलता है, बाद में किसी दूसरी डेट पे जमा कराते हैं, बाद में किसी तीसरी डेट पे वो डिसऑनर हो जाता है, तो कैसे कैसे एंट्री होती है। और जिसे कि समराइज वे में यहां पर भी लिख दिया है मैंने मेन की पॉइंट्स में इस तरीके से। तो अच्छे से मेमोराइज कर लें। ये क्वेश्चन कर लिया तो सब हो गए बारे में यार, ये सब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर 10,000। नथिंग इज मेंशन्ड कि आपने कैश में बेचा है, उधार में। और हम अच्छे से जानते हैं जब कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं होता लेकिन पार्टी नेम पता होता है तो हम उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं। और यही कारण है ये मेरी कैश बुक में नहीं आएगा, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये जो 25 तारीख की ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ये एक उधार की ट्रांजैक्शन है मेरे बाबू, तो ये मेरी कैश बुक में नहीं आएगी। 25 तारीख की ट्रांजैक्शन है तो ये आएगी मेरी जर्नल के अंदर। अशोक को हमने सामान बेचा है तो अशोक टू सेल क्यों लिख रहा हूं मैं जर्नल के अंदर? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमने इसे एज्यूम कर किया है कि एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बिकॉज पार्टी नेम वाज गिवन। तो 10,000 रुपए का सामान बेचा है तो जर्नल के अंदर 10,000 रुपए से अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल हमने कर दिया। तो रिलेवेंटली जितने भी कंसेप्ट थे हमारे, मान के चलें कैश बुक में इंपॉर्टेंट सारे हम डिस्कस कर रहे हैं आज इस क्वेश्चन के अंदर। हमने डिस्काउंटिंग की बातें कर ली, हमने पोस्ट डेटेड फ्यूचर वाले चेक की बात कर ली, डिस्काउंटिंग चार्जेस कट गई उसकी बातें कर ली, चेक मिला किसी दूसरी डेट पर जमा कराया, डिसऑनर हो गया इसकी बात कर ली, और अब एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात
कर ली। और अब हम लोग जानते हैं कि एक कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब बैंक में पैसा जमा कराना कॉन्ट्रा एंट्री, लेकिन निकालना भी कॉन्ट्रा एंट्री, ये जानते हैं ना हम। लेकिन ये भी हमें याद रखना है कि अगर पर्सनल यूज के लिए कभी भी कोई भी पैसा निकाला जाए तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। तो ये क्वेश्चन रिवाइज करवा देता है आपको अच्छे से कि बैंक में पैसा जमा कराना कॉन्ट्रा एंट्री, निकालना कॉन्ट्रा एंट्री, लेकिन पर्सनल पर्पज के लिए निकालना कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है मेरे बाबू। तो बैंक से पैसा निकाला है जून 26 को 1000 रुपए, जून 26 को बैंक से पैसा निकाला है 1000 रुपए, तो बैंक के क्रेडिट में आएंगे 1000 रुपए, लेकिन ये कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं, पर्सनल पर्पस के लिए निकाला गया पैसा है, तो इसको तो रिकॉर्ड में बाय ड्राइंग्स के नाम से करके चलूंगा। तो ऐसे करके बातें हैं। और ऑब्वियस सी बात है, ये बातें तो जानते ही हैं हम, हर जगह ये अकाउंट लिख सकते ही हैं, ना भी लिखे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो जाएगी, बाकी अगर लिख दे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ जाते हैं। बैंक ने कोई बाउंसिंग चार्जेस ले लिए। बाउंसिंग चार्जेस क्या होते हैं? ये जो चेक डिसऑनर हो गया था, इसके चेक बाउंस होने के चार्जेस ले लिए। अब चार्जेस ले लिए मतलब ठीक है, ओके, बैंक से पैसे कट गए हैं आपके। तो जून 28 को कितने कट गए हैं? 300 रुपए। तो जून 28 को बाउंसिंग चार्जेस कट गए 300 रुपए के। ठीक है जी, बैंक चार्जेस लिख सकते हो आप, बाउंसिंग चार्जेस भी लिख दो तो भी चलेगा, कोई ऐसी आंधी तूफान नहीं आएगा। बाउंसिंग चार्जेस लिख दें, बैंक चार्जेस लिख दें, एक ही बात है। आगे बात करता हूं। बैंक ने कलेक्ट किया है। अब जब बैंक पैसा काटता है तो क्या आपको कई बार पैसा कलेक्ट करके भी देता होगा या नहीं? तो हाँ, आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की होगी, है ना, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की होगी तो वहां से इंटरेस्ट आ रहा है। इन्वेस्टमेंट पे तो इंटरेस्ट आता ही है। तो 28 जून को 15,000 का इंटरेस्ट आ रहा है। तो 28 जून को 15,000 का इंटरेस्ट आ रहा है। तो डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट और बैंक के कॉलम में 15,000 रुपए। ऐसे करके बातें हो गई हमारे बाबू। इसके अलावा जून 29 जरा ध्यान से, रमेश जिसने हमसे ओ किए थे 5,000, जो डेटर है हमारा 5,000 का, आज के डेट में वो हो गया दिवालिया, बैंकरप्ट हो गया। यानी उसके पास अब पैसा ही नहीं बचा है, पैसा डुबाएगा, वो तुम्हारा नुकसान कराएगा तुम्हारा। हालांकि थोड़ा सा तो पैसा मिल जाएगा आपको। कितना पैसा मिल जाएगा मेरे बाबू? तो 50 पैसे इन रूपी, दैट मीन्स 50% तो मिल जाएगा। तो 5,000 का वो आपका डेटर है, 50% पैसे देगा, 50% पैसे नहीं देगा। तो 50% पैसा देगा तो 50% कैश बुक में लिखो, जो पैसा नहीं देगा वो जर्नल में लिखो। बस इतनी सी बात है, क्या ही दिक्कत की बात है ना, बस इतनी सी बात है, क्या ही दिक्कत की बात है। आओ जरा करें, जल्दी से करें। तो जून 29 रमेश आपका 5,000 रुपए का डेटर है, 50% पैसा देगा और 50% नहीं देगा। तो जून 29 तो रमेश आपका डेटर है, 50% पैसा देने को तैयार है। कितने का? 5,000 का डेटर है, तो 5,000 का 50% आधा कितना होगा? तो 2,500, 2,500 कैश के कॉलम में ले लेंगे हम। और जो रिमेनिंग 2,500 वो नहीं दे पाया है तो वो रिकॉर्ड करके चलेंगे हम अपने जर्नल के अंदर, जून 29। और ऑब्वियसली जो पैसा डेटर नहीं दे पाता उसको बैड डेट नाम से पुकारते हैं। ये तो उम्मीद करता हूं सभी जानते हैं। हम लोग जर्नल में तो खिलाड़ी बन चुके हैं अभी तक हम, हैं भैया। जर्नल में खिलाड़ी बने हो कि नहीं बने हो? और नहीं बने हो तो जाके बन जाओ खिलाड़ी। ठीक है, जर्नल के भी लेक्चर वगैरह देख लो, तुम लोगों के लिए सब कुछ अवेलेबल है, एट अकाउंट्स अवेलेबल है। तो इसी के साथ प्रेम से बोले राधे राधे, आगे बढ़ते रहें। तो इसी के साथ में अब जरा नीचे की ट्रांजैक्शन अगर नजर नहीं आ रही है तो आओ जरा कान खोलकर देख लें, आंख मूंद कर ना देखें, ध्यान से देखें। ठीक है जी, आओ जरा और ऊपर कर दो। ये लो, अब नजर आ रहा है? अब भी नजर नहीं आ रहा सर जी, हैं? अब नजर आएगा। खैर, तो ये जो जून 29 वाली ट्रांजैक्शन है, क्या लिखी हुई है? लिखी हुई है आपको चेक रिसीव हुआ है। आपको क्या हुआ है? आपको चेक रिसीव हुआ है। चेक रिसीव हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, क्या ऑब्वियस सी बात है कि डेबिट साइड में ही आएगा। किस नाम का चेक रिसीव हुआ है? तो कोई इंश्योरेंस के नाम का पैसा है, कोई क्लेम वगैरह आपने लॉन्च किया था तो ठीक है, ओके। मुद्दे की बात की रिसीव हो रहा है चेक और इंश्योरेंस के नाम का पैसा है, और कितना? 19,800। तो किधर मेरा आएगा? ऑब्वियसली बात है कि डेबिट साइड में ही आएगा। ठीक है, जून 29 की ही ये ट्रांजैक्शन है। 19,800 का चेक मिला है आपको तो डेबिट साइड में आएगा। और किस नाम से आएगा? आप या तो वही लिख दो, नेशनल इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, और या फिर आप इंश्योरेंस क्लेम कह सकते हो। आपका पास्ट ईयर में कोई नुकसान वगैरह हो गया होगा, उसका क्लेम मिल रहा है आज आपको। ठीक है, तो ऐसे करके बातें हो गई हमारी। ठीक है जी, ओके। अब उसके बाद में सबसे आखिरी बट सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, जरा ध्यान से देखते हैं कौन सी ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं। ये लो, इसे भी ले जाओ सबसे ऊपर।
तो क्या मैं बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा जी। बड़ी ही बढ़िया ट्रांजैक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। डिपॉजिट ऑल द कैश बैलेंस, सारे कैश के बैलेंस को जमा कराने की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सारे कैश के बैलेंस को जमा कराने की बात कर रहे हैं। कितना? इन एक्सेस ऑफ 2000, जितना भी 2000 से ज्यादा कैश का बैलेंस है सारा जमा करा दो सारा जमा करा दो। तो देखो, सबसे पहली बात, कैश डिपॉजिटेड की बात चल रही है, बैंक में पैसा जमा कराने की बात चल रही है, तो डेफिनेटली कॉन्ट्रा एंट्री होगी। लेकिन अमाउंट तो नहीं पता हमें, अमाउंट तो नहीं पता हमें, बस इतना बताया है कि 2000 से ऊपर जितना भी पैसा हो सारा जमा करा दो। तो देखो, पैसा जमा कराने की बात चल रही है तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी, ये बात तो तय है, ये बात तो कंफर्म्ड है। लेकिन अमाउंट नहीं पता, अमाउंट के बारे में सिर्फ इतनी बात मालूम है, कितनी? कि 2000 से ज्यादा जितना भी ऊपर है वो सारा जमा कराना है। तो कैसे करेंगे पता? आओ करें पता, आओ करें पता। कैसे करेंगे? ठीक है जी, आओ जरा देखते हैं। तो देखो, पैसा जमा कराने की बातें चल रही हैं कि जून 30 को सारा पैसा जमा करा दो जो भी आपके पास 2000 से ज्यादा है। तो क्योंकि पैसा जमा कराने की बात चल रही है तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बैंक में पैसे जमा होगा, बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा। तो यहां बैंक में तो डेबिट साइड में दिखाऊंगा, और जब बैंक में डेबिट साइड में दिखाऊंगा तो टू कैश लिखूंगा, टू कैश लिखूंगा और यहां सी का मार्क जरूर करूंगा। और बैंक में पैसा जमा कराते ही कैश में यहां क्रेडिट साइड में मैं एंट्री लिखूंगा निश्चित तौर पर, और तब मैं यहां क्या लिखूंगा? बाय बैंक लिखूंगा। तो ये बातें तो सभी जानते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री तो सभी जानते हैं। और अगर नहीं जानते तो भैया कॉन्ट्रा एंट्री का अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, आगे पीछे करके देख लेना, चैनल पे सब अवेलेबल है, सब कुछ ही तो अवेलेबल है, क्या नहीं है यहां है? और जो नहीं है अवेलेबल उसे कमेंट सेक्शन में लिखो, वो भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, है? क्या दिक्कत की बात है भाई? जो अवेलेबल है वो अवेलेबल है, और जो नहीं है अवेलेबल कमेंट सेक्शन में लिखो, वो भी अवेलेबल हो जाएगा, सब हो जाएगा। चलो खैर, हाँ जी। तो देखो, बात ये चल रही थी कि बैंक में पैसा जमा होगा तो बैंक में डेबिट साइड में एंट्री आएगी और कैश के क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी। लेकिन अमाउंट कितनी आएगी? तो जितना भी आपके पास पैसा है 2000 से ऊपर वो सारा जमा करा दो। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे आज की डेट में हमारे पास कितना पैसा मौजूद है। तो आज की डेट में हमारे पास में 15 और 2 डेबिट साइड का टोटल 15 और 2 17, यानी 17,500 ये पैसा डेबिट साइड में है। और क्रेडिट साइड में तो सिर्फ एक ही आइटम है, कितना? 6500। तो इन दोनों को आपस में एडजस्ट करके जरा फिगर निकाल के देखें कि 17,500 माइनस 6,500, जिससे कि मेरा बनता है 11,000 रुपए। यानी आज की डेट में हम कह सकते हैं हमारे पास कितना पैसा मौजूद है? 11,000 रुपए मौजूद है। 11,000 में से 2 के ऊपर जितना भी है, 2 के ऊपर मतलब 2 को छोड़ के जितना भी है सब जमा करा दो, सब जमा करा दो। तो 11,000 में से 2,000 को तो छोड़ दो, 2,000 को तो छोड़ दो, बाकी जितना ही बचा सारा जमा करा दो। तो कितना जमा करा दो? 9,000 रुपए जमा करा दो। सर जी करा दो 9,000 रुपए जमा। तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले कैश की बैलेंस से फिगर निकाली, लेकिन उसे लिखा नहीं। कैश के डेबिट में से कैश का क्रेडिट वाला आइटम माइनस किया और अपना एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस निकाला, और फिर उन्होंने कहा था 2,000 से ज्यादा जितना भी हो सारा जमा करा दो। तो 11,000 बचा हुआ बैलेंस था, उसमें से 2,000 छोड़ के सारा हम जमा करा देंगे। तो कितना हम जमा करा देंगे? 9,000 हम जमा करा देंगे। तो 9,000 यहां बैंक के डेबिट साइड में आएगा और 9,000 यहां कैश के क्रेडिट साइड में आएगा। तो देखो, यहां इस एंट्री के केस में सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि पैसा जमा कराने की बातें चल रही हैं, तो बेसिकली कैश बुक के डेबिट साइड में भी आएगा, क्रेडिट साइड में भी आएगा, कॉन्ट्रा एंट्री की बातें होनी चाहिए। पहले ये बात पता होनी चाहिए, फिर एंट्री आपको लिख देनी चाहिए, फिर अमाउंट निकालने के लिए आपको नेसेसरी कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो डन। इसी के साथ में इस क्वेश्चन की सारी ट्रांजैक्शन तो हमारी हो गई हैं। अब उसके बाद में वही फॉर्मेलिटी भरा कदम उठा लेते हैं। कौन सा? बैलेंसिंग का। जहां हम बोलते थे, क्या बोलते थे कि भाई डेबिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल करो, हैं? करते थे ना हम। सबसे पहले कैश का करेंगे। कैश का तो ऑब्वियस सी बात है, 15 और 2 17,500, 17,500 में से ये दोनों आइटम माइनस करने हैं। दोनों आइटम माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, हमने छोड़ा कितना था? 2,000 छोड़ के सारा जमा करा दिया। तो बाय बैलेंस CD विच इज अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अ कैश, तो वो तो बचेगा ही 2,000 ही आएगा। तो बाय बैलेंस CD 2,000 आ गया। टेक्निकली कैसे? ऑब्वियसली इन दोनों फिगर के टोटल 17,500 में से इन दोनों फिगर को माइनस करके आया है 2,000, और बाकी तो आना ही था 2,000। जब हमने छोड़ा ही 2,000 है तो 2,000 ही तो बचेगा। देन उसके बाद में बैंक की हम कर लेंगे जी, टोटलिंग कर लेंगे। बैंक की डेबिट साइड का टोटल कितना आएगा? नाउ 19 19 38, यानी 38 43 53 58 58 और 9
जो कि हो जाता है 67 और 68,050 डेबिट साइड का टोटल है और यही बड़ा टोटल है। डेबिट साइड का टोटल है, यही बड़ा टोटल है, तो यही हम दोनों साइड लिख देंगे और इसमें से क्रेडिट साइड का जो भी टोटल है वो माइनस कर देंगे। कितना बनेगा ये मेरा 5 और 5 10 और 1 11, 11,000 पहले माइनस करना है, तो 11,000 माइनस कर देते हैं और फिर 300 रुपये अलग से माइनस कर देंगे। तो 11,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा मेरा 57 और फिर जैसे ही 300 रुपये माइनस करेंगे और 50 रुपये यहाँ पर भी हैं तो ये आएगा आपका कितना 56,750। ऐसे करके बातें हो गई। तो चलिए खैर इसी के साथ में इस क्वेश्चन की बातें खत्म हुई। इंपॉर्टेंट जो भी मेरे की पॉइंट थे वो भी मैं यहां पर हल्के फुल्के से लिख चुका हूं, जर्नल बना चुका हूं, ये सब कुछ क्वेश्चन हमने कर लिया। तो आज के इस क्वेश्चन के अंदर हमने मैक्सिमम बातें कर ली हूं। लिटरली अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ के कर लेते हैं तो ठीक है, डन, सब कुछ तो आप कवर कर जाते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री की बेसिक बातें आपने कवर कर ली हैं, सबसे आखिरी एडजस्टमेंट आपने कवर कर ली है। आपने ये भी समझ लिया कि कब कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती, आपने ये भी समझ लिया कि चेक सेम डेट पे मिलता है तो क्या होता है, फ्यूचर डेटेड चेक मिलता है तो क्या होता है। अगर चेक किसी एक डेट पर मिलके किसी दूसरी डेट पे जमा कराते हैं, इसके बाद में वो बाद में चल के डिसऑनर हो जाए तो क्या करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होता है तो क्या करते हैं, इंश्योरेंस की ट्रांजैक्शन हो, बाउंसिंग चार्जेस की ट्रांजैक्शन हो, क्या करते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड की बातें हो, डिस्काउंट अलाउड की बातें हो, क्या करते हैं। तो सब कुछ पता कर लिया इस क्लास के अंदर, तो डन जी डन। इसी के साथ में आज यही हमारी बात अभी के लिए तो समाप्त होती है। तो जैसा कि कहते हैं अकाउंट्स तो अवेलेबल है ही, एट अकाउंट्स अवेलेबल है, तो ओके डन, टाटा बाय बाय।